भाजपा संगठन में फेरबदल के आसार। सीएम पुष्कर सिंह धामी का दिल्ली दौरा। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और संगठन महामंत्री अजय कुमार पहले से दिल्ली में मौजूद। प्रदेश सरकार कर रही पर्यटन नीति का प्रस्ताव। नीति का ड्राफ्ट कैबिनेट की आगामी बैठक में आने की संभावना। पर्यटन में निवेश की संभावनाओं को देखते हुए सरकार तैयार कर रही नीति। मौसम विभाग का येलो अलर्ट जारी। प्रदेश के 2 जनपदों में मौसम विभाग ने जताई भारी बारिश की संभावना। उत्तरकाशी और देहरादून में 24 घंटे का अलर्ट किया गया जारी। और उत्तराखंड पुलिस के जवानों को 4600 ग्रेड पे का लाभ दिलाने एक बार फिर आंदोलन शुरू। स्वराज सेवा दल के कार्यकर्ताओं ने परेड मैदान में दिया धरना। पुलिस के जवानों को उनका हक देने की मांग। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका देवभूमि लाइव के इस खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ हिमांशा मेहता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ जो देहरादून से मिल रही है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आज दिल्ली दौरा है। मंत्रिमंडल में अतिरिक्त 3 पदों को जल्द ही भरा जा सकता है। साथ ही भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और संगठन महामंत्री अजय कुमार भी दिल्ली में पहले से ही मौजूद हैं। शीर्ष नेतृत्व के साथ बातचीत कर जल्द ही रिक्त पद यहां पर भरे जा सकते हैं। दायित्व को लेकर भी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के साथ बातचीत संभव है। भाजपा संगठन में भी फेरबदल के आसार नजर आ रहे हैं। तो खबर आपको देहरादून से बता रहे हैं, जहां आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का दिल्ली दौरा है। और तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ प्रिंसिपल करस्पॉन्डेंट कैलाश बिष्ट जुड़ गए हैं। कैलाश, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का दिल्ली दौरा है और आज जो जानकारी सामने आ रही है कि मंत्रिमंडल में 3 रिक्त पदों को जल्द ही भरा जा सकता है। बिल्कुल, देखिए ये बहुत बड़ी खबर है। आज मुख्यमंत्री का दिल्ली दौरा है और मंत्रिमंडल का विस्तार भी होना है। साथ ही जो दायित्वधारी हैं उनको दायित्व भी बांटे जाने हैं, जिसको लेकर तमाम ऐसे नेता हैं बीजेपी के जो लगातार इस टकटकी लगाए बैठे हैं कि कब उनको दायित्व मिले और कब वो अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करें। तो आज इसी कड़ी में मुख्यमंत्री आज दिल्ली रवाना होंगे और उसके साथ ही जो प्रदेश के नए अध्यक्ष हैं महेंद्र भट्ट, वो भी आज दिल्ली जा रहे हैं। तो उम्मीद ये की जा रही है कि एक तरफ मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, एक तरफ दायित्व बांटे जाएंगे और साथ ही जो भाजपा का जो संगठन है प्रदेश में हिमांशा, उस प्रदेश के संगठन में लोगों को नई जिम्मेदारियां दी जा सकती हैं। कुछ जो पुराने लोग थे उनको हटाया भी जा सकता है। ऐसी सूत्र हमको बीजेपी के लोगों द्वारा यहाँ पर मालूम चला है। तो ये एक बहुत बड़ा फेरबदल और बदलाव देखने को मिलेगा। और साथ ही अब लॉबिंग शुरू हो चुकी है, क्योंकि मंत्री बनना हर किसी की ख्वाहिश होती है विधायक की। तो कई लोग इस वक्त लॉबिंग भी कर रहे हैं, चाहे वो आरएसएस के बड़े आला नेताओं की बात करें या दिल्ली में भी इस वक्त अपनी बातचीत में लगे हुए हैं। लॉबिंग लगातार की जा रही है और जिस तरीके से अगर बात करें प्रदेश संगठन में भी जगह को लेकर लगातार महेंद्र भट्ट के साथ साथ जो नागपुर में जो आरएसएस के जो बड़े नेता हैं वहां तक लॉबिंग यहाँ पर की जा रही है कि कहीं ना कहीं संगठन से लेकर सरकार में लोगों को जगह मिले। और दायित्वों को लेकर जो लगातार ये प्रयास रहता है तमाम नेताओं का कि दायित्व उनको मिले, क्योंकि दायित्व अगर मिलता है तो जाहिर सी बात है कि राज्य मंत्री का पद वो होता है और उसमें तमाम सुविधाएं सरकार द्वारा दी जाती है, चाहे लाल बत्ती हो, यहाँ पर गनर हो, स्टाफ हो या फिर कार्यालय हो। तो ये तमाम चीजें हैं जिनको लेकर सरकार तो कोशिश कर ही रही है कि जल्द ही इस विस्तार को यहाँ पर किया, संगठन इस विस्तार को करेगा। मुख्यमंत्री चाहते हैं कि जल्द ही उनका मंत्रिमंडल पूरा हो और उसके अलावा जो नेता हैं वो लगातार लॉबिंग में लगे हुए। बिल्कुल कैलाश, क्या जो 3 अतिरिक्त पद हैं, किन नाम उनके सामने आए हैं कि किन लोगों को इन 3 रिक्त पदों में पद दिया जा सकता है? देखिए, नाम अभी सामने नहीं आए हैं, लेकिन जो सूत्र बता रहे हैं, अगर बात की जाए जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं मदन कौशिक, हो सकता है कि मदन कौशिक को मंत्रिमंडल में जगह मिल सके। हालांकि इसकी पुष्टि हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन सूत्र हमको बता रहे हैं कि उनको मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। उसके अलावा यहाँ पर 1-2 और यहाँ पर जो शीर्ष नेता हैं, अगर बिशन सिंह सुपाल की बात करें तो बिशन सिंह सुपाल पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, वो कैबिनेट मंत्री भी रहे हैं बीजेपी के कार्यकाल में सरकार में और 4 बार वो विधायक भी यहाँ पर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में भी वो विधायक रहे हैं। तो उनका भी नाम यहाँ पर चल रहा है। लेकिन हाँ, किसको आला कमान ये जिम्मेदारी सौंपता है, मुख्यमंत्री किसकी पैरवी करते हैं, इस बारे में तो मुख्यमंत्री बेहतर जाने।
बीजेपी का जो आलाकमान है वो बेहतर जाने, लेकिन कयासों का दौर, कयासों का बाजार लगातार गर्म है और लगातार यही कोशिशें जो बड़े जो नेता हैं, जो बड़े मंत्री हैं, जो पूर्व मंत्री रहे हैं, वो भी लगातार कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं 3 पद अभी रिक्त हैं जिन्हें जल्द ही मंत्रिमंडल में भरने की कवायद यहां पर हो रही है और जल्द ही नामों का ऐलान भी किया जा सकता है। कैलाश, फिलहाल आप हमारे साथ बने रहिए, आगे और भी जानकारी आपसे लेंगे और फिलहाल रुक करेंगे अगली खबर की ओर। और बड़ी खबर देहरादून से, जहां पर्यटन नीति का प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। प्रदेश सरकार के द्वारा पर्यटन नीति का प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। नीति का ड्राफ्ट कैबिनेट की आगामी बैठक में आने की संभावना है। पर्यटन में निवेश की संभावनाओं को देखते हुए सरकार नई नीति तैयार कर रही है। उत्तराखंड में पर्यटन उद्योग को प्रोत्साहन की डोज देने की तैयारी में सरकार है। वहीं नई नीति में उद्योगों को राहत मिलेगी। नई नीति में निवेश पर प्रोत्साहन भी दिया जाएगा। राशि को 1.5 करोड़ से बढ़ाकर 2 करोड़ किया जा सकता है और इसके साथ ही कई रियायतें भी इस दौरान दी जा सकती है। इंटर सब्सिडी में 15 से बढ़ाकर 30% अब कर दिया है और SGST में 5 साल की छूट दी जा सकती है। और साथ ही अगर बात की जाए पर्यटन की, तो पर्यटन में 5,122 करोड़ का निवेश प्रस्तावित किया गया। और खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे प्रिंसिपल करस्पॉन्डेंट कैलाश बिष्ट लगातार बने हुए हैं। कैलाश, पर्यटन नीति को बढ़ावा उत्तराखंड अब सरकार दे रही है और इसी के चलते प्रस्ताव भी तैयार किया जा रहा है। फिलहाल किस तरीके का प्रस्ताव यहां पर तैयार किया जा रहा है, क्योंकि ड्राफ्ट जो है आगामी बैठक में आने की संभावना भी बनी हुई है। जाएगा और पर्यटन को लेकर सरकार बहुत ज्यादा गंभीर है, पहले से ही रही है उत्तराखंड में, क्योंकि पर्यटन ही एकमात्र ऐसा जरिया है उत्तराखंड में जिससे सबसे ज्यादा राजस्व होता है। क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र है, कई ऐसी जगह हैं जो यहाँ पर जो फेमस हैं। अगर 4 धाम की मैं बात करूं या फिर मसूरी, नैनीताल की बात करें, ऐसे प्रमुख यहाँ पर जो हिल स्टेशन है, उनको लेकर यहाँ पर पर्यटकों का एक बहुत बड़ा जमावड़ा यहाँ पर लगा रहता है। पर्यटकों की आवाजाही यहाँ पर रहती है, तो जाहिर तौर पर पर्यटन से एक बहुत बड़ा राजस्व प्रदेश को मिलता है। और पर्यटन से ही कई ऐसे उद्योग हैं, कई ऐसे व्यापार हैं जो चल रहे हैं। चाहे होटल कर्मियों की बात करें, यहाँ पर व्यवसायियों की बात करें, यहाँ पर छोटे छोटे होटल ढाबों की बात करें या फिर ट्रांसपोर्टर्स की बात करें, तमाम ऐसे लोग हैं जिनका सीधा तौर पर जुड़ाव पर्यटन से रहा है। और अब पर्यटन को लेकर जो पर्यटन मंत्री हैं वो यही कोशिश कर रहे हैं कि पर्यटन को किसी रूप में बढ़ाने के साथ साथ जो बाहर के जो उद्यमी हैं वो यहाँ पर किस तरीके से इन्वेस्ट करें, तो उन लोगों को लिए ही इस ड्राफ्ट को यहाँ पर तैयार करवाया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि जो 18% जो GST होती है, तो 18% में से 9% जो GST होती है वो केंद्र की होती है और 9% GST राज्य की होती है, यानी SGST जिसको हम कहते हैं। तो 9% की छूट यहाँ पर दी जाएगी 4 से 5 सालों के लिए। तो 9% की छूट अगर दी जाएगी तो जाहिर तौर पर इसका लाभ सीधे सीधे उस व्यापारी को मिलेगा जो यहाँ पर इन्वेस्ट करता है। उसके अलावा जिस तरीके से मैं बात करूं, 1.5 करोड़ रुपए तक का पहले अंशदान यहाँ पर दिया जाता था, लेकिन अब वो 1.5 करोड़ को बढ़ाकर 2 करोड़ यहाँ पर कर दिया जाएगा। तो जाहिर तौर पर जो लोग इस वक्त इन्वेस्ट करेंगे उत्तराखंड में, उन लोगों को सरकार द्वारा भी रिबेट यहाँ पर मिल रही है, चाहे वो टैक्स के रूप में हो या फिर अंशदान के रूप में हो। तो इस तरीके से अगर कोशिश की जाती है किसी उद्योग या किसी व्यापारी को बढ़ावा देने के लिए, तो इसका असर जाहिर तौर पर उस उद्यमी पर भी पड़ता है और आने वाला जो राजस्व है उस पर भी पड़ेगा। बिल्कुल कैलाश, यहाँ पर जिस तरीके से पर्यटन की नई नीति तैयार की जा रही है और इससे उद्योगों को काफी राहत मिलेगी, बढ़ावा भी मिलेगा। साथ ही अगर बात की जाए तो ये यहाँ पर निवेश पर प्रोत्साहन राशि भी बढ़ाने की बात की जा रही है। तो किस तरीके से यहाँ पर जो व्यापारी हैं अब उनको इस नई नीति से फायदा पहुंचेगा? हाँ बिल्कुल, देखिए अभी हालांकि नीति नहीं बनी है, नीति जब आएगी तो उस पर विचार मंथन जरूर होगा और ये संशोधन भी सरकार करेगी कि अगर व्यापारियों को या फिर जो इन्वेस्टर्स है उनको अगर नीति पसंद नहीं आती तो उसमें संशोधन का एक प्रावधान भी रखने की बात कही गई है।
और जाहिर तौर पर जहां पर प्रोत्साहन की बात है तो प्रोत्साहन देना इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि पहाड़ी राज्य है, पहाड़ी राज्य में लोग अपना इन्वेस्टमेंट कम करते हैं, क्योंकि यहाँ पर जिस तरीके से देखिए कि 60% जो यहाँ का जो भौगोलिक जो भूभाग है वो वनों का है और 40% की ही आबादी यहाँ पर बसती है। 40% पर ही आपको निर्भर रहना पड़ता है अपने उद्योग के लिए, अपने व्यापार के लिए। और ऐसे में अगर कोई भी इन्वेस्टर अगर उत्तराखंड में अपना पैसा इन्वेस्ट करता है तो उसके लिए बहुत ज्यादा चैलेंज है। तो ये सरकार की जिम्मेदारी है कि वो अगर पैसा इन्वेस्ट करता है तो उसको आप मार्केट किस तरीके से प्रोवाइड करवाएंगे। तो मार्केट अगर आप प्रोवाइड नहीं करवा पा रहे तो कम से कम ऐसा आप प्रोवाइड करवाएं ताकि उस इन्वेस्टर को कहीं ना कहीं नुकसान ना हो, और नुकसान हो तो नुकसान कम हो। इसीलिए प्रोत्साहन राशि को बढ़ाया गया है, इसीलिए जो SGST है उसमें यहाँ पर छूट दी गई है ताकि कहीं ना कहीं जो व्यापारी है व्यापारियों को नुकसान कम हो और फायदा और मुनाफा ज्यादा हो। बिल्कुल कैलाश, यहाँ पर कहीं ना कहीं प्रदेश की अगर बात की जाए तो जो निवेश है अगर व्यापारी वो करते हैं तो कहीं ना कहीं उन्हें प्रोत्साहन अगर राशि मिलती है तो निवेश में भी यहाँ पर बढ़ोतरी देखी जाएगी। फिलहाल आप हमारे साथ बने रहिए, आगे और भी जानकारी आपसे लेंगे। चलिए और अब खबर देहरादून से, जहां मौसम विभाग ने भारी बारिश की संभावना जताई है। प्रदेश के 2 जनपदों में मौसम विभाग ने भारी बारिश होने की संभावना जताई है। उत्तरकाशी और देहरादून में 24 घंटे का अलर्ट भी जारी किया गया है। प्रदेश के अन्य जनपदों में हल्की से मध्यम बारिश की आशंका जताई गई है। साथ ही मौसम विभाग ने येलो अलर्ट भी जारी किया है। तो बता दें आपको कि मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी कर दिया है। उत्तरकाशी और देहरादून में 24 घंटे का अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही प्रदेश के जो 2 जनपदों में मौसम विभाग ने भारी बारिश होने की संभावना जताई है। देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, जहां मौसम विभाग ने प्रदेश में भारी बारिश होने की संभावना जताई है। 2 जनपदों में मौसम विभाग ने भारी बारिश होने की संभावना यहां पर जताई है। और खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे प्रिंसिपल करस्पॉन्डेंट कैलाश बिष्ट लगातार बने हुए हैं। कैलाश, एक बार फिर से जो बारिश का दौर है वो देखा जा रहा है, लगातार भारी बारिश प्रदेश में हो रही है। फिलहाल 2 जनपदों में मौसम विभाग ने भारी बारिश होने की संभावना यहां पर जताई है। और उत्तरकाशी जिले में भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। और जाहिर तौर पर जिस तरीके से जो मौसम इस वक्त करवट ले रहा है तो कहीं ना कहीं मौसम को देखते हुए इस वक्त बहुत ज्यादा अलर्ट इस वक्त विभाग नजर आ रहा है। और बीती रात की मैं बात करूं हिमांशा, तो मैं आपको बता दूं उत्तरकाशी जिले के नौगांव में बहुत बड़ी तबाही देखने को मिली थी, जहां पर नौगांव क्षेत्र में 10 दुकानें बह गई हैं और बहुत ज्यादा नुकसान वहां पर हुआ है। पहाड़ी इलाका है, लेकिन जिस तरीके से जब बारिश वहां पर तेज हुई तो नदी का जो बहाव था वो बहुत ज्यादा तेज हो गया था, जलस्तर बहुत ज्यादा बढ़ गया था, जिसके चलते नुकसान हुआ है। और आज जिस तरीके से पूर्वानुमान जताया है मौसम विभाग ने, तो उसको लेकर एक अलर्ट यहाँ पर जारी हो चुका है। और 24 घंटे का अलर्ट है कि 24 घंटे मूसलाधार बारिश होगी देहरादून जनपद में और उत्तरकाशी जनपद में, जिसको लेकर जो विभागीय जो टीमें हैं उनको अलर्ट मोड पर रखा गया है जिलाधिकारियों द्वारा। और लगातार मॉनिटरिंग यहाँ पर आपदा कंट्रोल रूम में की जा रही है कि अगर किसी भी तरह की कोई अप्रिय घटना घटती है तो उससे पहले ही जो टीमें हैं वो मौके पर पहुंच जाए। और कुछ इलाके हैं। चलिए, तमाम जानकारी के लिए कैलाश आपका बहुत धन्यवाद। जिस तरीके से मौसम विभाग ने बारिश की संभावना जताई है तो प्रदेश भर में अलर्ट भी मौसम विभाग ने जारी किया है। भाजपा के हर घर तिरंगा अभियान के साथ ही कांग्रेस ने भी भारत जोड़ो यात्रा शुरू कर दी है। इसी कड़ी में देहरादून के DBS कॉलेज से NSUI ने भारत जोड़ो यात्रा निकाली। आज हम लोग जो AICC का दिशा निर्देश हमें मिला है कि आज जो हमारा 75वां आज आज़ादी का 75वां वर्ष पूर्ण हो रहा है, तो इसमें हम लोग एक गौरव आज़ादी अपना तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं। जिस प्रकार से देश के जो सेनानी थे उन्होंने इस देश के लिए अपनी आहुति दी, आज उसको याद करते हुए 75वें वर्ष में हम लोग उन्हें याद करते हुए जगह जगह तिरंगा यात्रा कैंपस में आयोजन कर रहे हैं। और हम लोग ये यात्रा हर कैंपस में प्रदेश के ले जा रहे हैं और आज DAV और DBS महाविद्यालय से हम ये यात्रा शुरू कर रहे हैं।
आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है देश और इसी के चलते प्रदेश और जिला मुख्यालयों पर कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। प्रशासनिक स्तर पर भी तिरंगा यात्रा आयोजित की गई। हरिद्वार जिले के लक्सर के उप जिला मजिस्ट्रेट गोपाल राम बिनवाल के नेतृत्व में भी कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। नगर तहसील परिसर से इस तिरंगा यात्रा की शुरुआत की गई, जिसे मुख्य बाजार क्षेत्र तक आयोजित किया गया। इस तिरंगा रैली के दौरान हर घर तिरंगा अभियान कार्यक्रम निर्धारित किया गया। अभियान के तहत जगह जगह प्रचार प्रसार किए जा रहे हैं और इसके तहत विभिन्न विद्यालयों के छात्रों ने रैली में हिस्सा लिया। इस दौरान उप जिला मजिस्ट्रेट गोपाल राम बिनवाल ने कहा कि देश की आन बान और शान के रूप में तिरंगा यात्रा प्रत्येक नागरिक के लिए गौरव का विषय है। माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देश पर, शासन प्रशासन के निर्देश पर 13 अगस्त से लेकर के 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान का आगाज किया गया है। पूरे भारतवर्ष में हर घर तिरंगा फहराए जाने का एक सपना देखा गया है। उस सपने को पूरा करने के लिए आज यहाँ पर एनसीसी, एनएसएस और स्काउट गाइड के कैडेट्स जो इस क्षेत्र के विद्यालय के विद्यार्थी हैं, उनके माध्यम से एक जागरूकता अभियान लक्सर क्षेत्र के अंतर्गत निकाला गया है। उसी के तहत यहाँ पर ये कार्यक्रम किया गया है। उधम सिंह नगर के जसपुर क्षेत्र में राजस्व और नापतोल विभाग की टीम के द्वारा क्षेत्र के 3 पेट्रोल पंपों पर छापेमारी की गई और जांच के लिए सैंपल भेजा गया। वहीं उप जिलाधिकारी जसपुर सीमा विश्वकर्मा ने बताया कि फोन पर शिकायत आ रही थी कि ठाकुर द्वारा चुंगी स्थित पेट्रोल पंप पर अनियमितता मिल रही थी, जिसमें टीम गठित की गई और 3 पेट्रोल पंपों की जांच की गई है। फिलहाल इसे जांच में सही पाया गया है और सैंपल लिया गया है। जांच रिपोर्ट आने के बाद ही अनियमितताओं का पता चल पाएगा और आगे की कार्रवाई भी जारी रहेगी। फोन में एक शिकायत आई थी कि जिसमें ये बताया गया था कि ठाकुर द्वारा वाले पेट्रोल पंप में थोड़ी सी अनियमितता मिल रही है। तो उसमें एक यहाँ पर टीम का गठन किया गया था, जिसमें कि राजस्व विभाग से तहसीलदार और सप्लाई डिपार्टमेंट से सप्लाई इंस्पेक्टर हो गए और उसके साथ साथ बारतौल विभाग के कर्मचारी वहाँ पर मौके पर गए हुए थे और उन्होंने 3 पेट्रोल पंप की जाँच की थी, जिसमें कि किशनपुर, खेड़ा लक्ष्मीपुर और जसपुर के पेट्रोल पंप थे। तो प्रथम दृष्टया तो प्रकरण ठीक लगा है और अभी सैंपल लिया गया है। तो सैंपल आने के रिजल्ट आने के बाद ही बताया जा सकता है कि इसमें क्या अनियमितता पाई। लगातार इस प्रकार की कार्रवाई गतिमान रहेगी। उत्तराखंड के लक्सर क्षेत्र में भारी मात्रा में उत्तर प्रदेश से अवैध खनन की गतिविधियों को अंजाम दिया जा रहा है, जिससे लेकर उप जिला मजिस्ट्रेट ने खुफिया तंत्र को सक्रिय कर दिया और उसका नतीजा भी कामयाबी के रूप में देर रात देखने को मिला। वहीं उप जिला मजिस्ट्रेट राज्य की सीमा पर रेत से लदी हुई एक साथ 7 डंपर को सीज किया गया, जिससे उत्तर प्रदेश के खनन माफियाओं में हड़कंप मच गया। अवैध रूप से मिट्टी परिवहन करने की बार बार शिकायतें आ रही थी। रात को कुछ लोगों के द्वारा ये शिकायत और गोपनीय सूचना दी गई, जिसको लेकर के खानपुर क्षेत्र में हमने 7 मिट्टी से भरे हुए ट्रक जो डंपर है उनको पकड़ा है और एक रेत का भरा हुआ ट्रैक्टर ट्रॉली पकड़ी हुई है। तो कुल मिलाकर के ये बिना किसी परमिशन के उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड में रात को अवैध रूप से कई स्थानों पर मिट्टी ला करके इसको डाल रहे हैं। इसी के क्रम में जो शिकायत प्राप्त हुई थी और जो सूचना मिली थी, उसके माध्यम से प्रशासन की टीम के द्वारा स्वयं मेरे द्वारा मौके पर जाकर के इनको सीज किया गया और अग्रिम कार्रवाई की। लक्सर के गांव माटाबेला में पानी की टंकी के निर्माण को लेकर विवाद चल रहा है, जिसकी शिकायत के बाद मामले को गंभीरता से लेते हुए उप जिला मजिस्ट्रेट गोपाल राम बिनवाल ने मौके पर जाकर विवादित भूमि का निरीक्षण किया। वहीं उन्होंने अवैध अतिक्रमण हटाने का आदेश भी जारी किया है। इस दौरान विवादित भूमि को कब्जा मुक्त करते हुए टंकी का निर्माण कार्य करने का निर्देश दिया गया है। एक ओवर हेड टैंक स्वीकृत हुआ था, जिसमें कुछ लोगों के द्वारा वहां पर भूमि से लेकर के विवाद किया गया था। वो सरकारी जमीन है, उसमें कुछ लोगों के द्वारा अस्थायी अतिक्रमण किया था, जिसको हटा दिया गया है और वहां पर टंकी का काम प्रारंभ कर दिया गया है और वहां पर जो समस्या थी और जो विवाद था भूमि को लेकर के, उसका समाधान हो चुका।
काशीपुर में लेपर्ड पिंजरा तोड़कर फरार हो गया। बता दें कि मानपुर रोड स्थित कौशाम्बी कॉलोनी में पिंजरे लगाए गए थे। सुबह लगभग 4:30 बजे लेपर्ड शिकार की तलाश में निकला था, जिसके बाद वो भोजन के लालच में पिंजरे में फंस गया। वहीं करीब 2 घंटे के अंदर ही वो पिंजरा तोड़कर फरार हो गया, जिसके बाद से ही स्थानीय लोगों में डर का माहौल बना हुआ है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि घास फूसों से पिंजरा बांध रखा था। हालांकि अब जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि आखिर लेपर्ड ने पिंजरा कैसे तोड़ा। उधमसिंह नगर के जसपुर कोतवाली क्षेत्र में बीते 2 दिन पहले एक ही समुदाय के 2 गुटों में पुरानी रंजिश के चलते आपसी संघर्ष हुआ, जिसमें पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। वहीं कोतवाल जसपुर अशोक कुमार ने बताया कि 2 पक्षों में पुराना आपसी विवाद चल रहा था, जिसमें परसों रात सूचना आई थी कि किसी के घर पर हमला किया जा रहा है, जिसमें मुकदमा दर्ज कर जांच की जा रही है। दो पक्षों के बीच में विवाद चल रहा था, जिसमें कुछ लोगों ने आकर परसों रात्रि की बात है, सूचना प्राप्त थी, कुछ लोग आकर जो है किसी के घर पर हमला कर रहे हैं, जिस संबंध में जो है सुसंगत धाराओं में जो है FIR दर्ज की गई है और विवेचना जारी है। उसमें जो है कि उनका कहना है कि ये हमारे साथ घर में घुसकर मारपीट की है। अभी इसी संबंध में जांच चल रही है, यानी ये तो विवेचना का पार्ट है। रुड़की में महावीर चक्र से सम्मानित अमर शहीद मेजर आशाराम त्यागी की प्रतिमा का अनावरण किया गया। वहीं प्रतिमा का अनावरण विधायक प्रदीप बत्रा और त्यागी समाज के व्यक्तियों के द्वारा किया गया। लोकार्पण के बाद सभी लोगों ने शहीद मेजर को पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इस दौरान विधायक ने कहा कि ऐसे कार्यक्रमों से युवा वर्ग को राष्ट्र प्रेम की प्रेरणा मिलती है और मेजर आशाराम जैसे वीर सैनिकों के कारण ही आज देश की अखंडता सुरक्षित है। देश हमेशा अमर शहीदों का ऋणी रहेगा। मुझे एक फक्र महसूस हो रहा है कि मेरे वार्ड में एक मेजर की, जिन्होंने इतना मतलब बॉर्डर पे लड़कर अपना शौर्य का वो दिखाया है, तो हमें बहुत खुशी और वार्ड वाले भी बहुत गर्व महसूस करते हैं। घर घर झंडे का एक संकल्प है कि घर घर झंडा होना चाहिए, तो उसी हिसाब से हम भी अपने वार्ड में घर घर झंडा दे रहे हैं और बहुत अच्छे से इस पर्व को मना रहे हैं। सभी समाज में उत्साह है, हर्ष सभी चाहते हैं कि उनका सम्मान हो, और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ।